सो व्हाई शुड पीपल डिसाइड, लोग क्यों डिसाइड करते हैं? इंडिया as we know became independent on 15th अगस्त 1947। जैसे कि हम लोगों को पता है कि इंडिया भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 में। Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of the society participated। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया था और अलग अलग सोसाइटी के लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया था। People from the various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and the participation in the decision making। तो जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे उन्होंने इस स्ट्रगल को ज्वाइन किया और उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, उनके फ्रीडम, उनका जो फ्रीडम का आइडिया था, उनकी इक्वालिटी के बारे में बताया, उनके डिसीजन मेकिंग के बारे में बताया कि कैसे वो डिसीजन ले सकते हैं। Under the colonial rule, the people had lived in the fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took। जब कॉलोनियल रूल था तो पहले के टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी। सभी लोगों को डर रहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का और वो कई बार तो ऐसा होता था कि वो उन ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजन से एग्री भी नहीं हुआ करते थे। तो इस वजह से जब से डेमोक्रेसी है, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, तब से हम फ्री हैं, हम अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं और अगर हमें कुछ नहीं मानना है तो हम उसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठा सकते हैं। बट दे फेस अ ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिकाइज दिस डिसीजन। उनको बहुत प्रॉब्लम आती थी अगर वो डिसीजन को मना करते थे तो। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन। फ्रीडम मूवमेंट के बाद इनकी ये सिचुएशन बदल गई। द नेशनलिस्ट began to openly criticize the British government and make the demands। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected member in the legislative with the right to decide and the budget and ask the question। The Government of India Act 1909 allows some of the elected representative। इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 1909 एक्ट के अंदर बोला कि हम अपने अकॉर्डिंग कुछ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। वाइल दिस अर्ली लेजिस्लेटिव अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर इन रिस्पॉन्स to the growing demand of the nationalists that they did not allow for all the adults to vote and or could participate in the decision making। जब ब्रिटिश का रूल था तब उस टाइम पे डिमांड की गई थी कि किसी भी अडल्ट को वोट करने का कोई हक नहीं है और कोई डिसीजंस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी डिसीजन के वो हकदार नहीं रहेंगे। As you read in chapter 4, the experience of the colonial rule as well in the participation of the different people in the struggle for the freedom left that out in the minds of the national that all the person is independent India would be able to participate in the decision making। जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो कॉलोनियल का रूल था उसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का हक नहीं था, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा फ्रीडम पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए। इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। फिर जब इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो फिर उन्होंने सभी लोगों को बोला कि सभी के पास हक है कि वो अपने डिसीजंस बता सकते हैं। With the coming of independence, we are going to the citizens of a free country। This did not mean that the government could do what it felt like. It means that the government had to be sensitive to the people's needs and demands। The dreams and the aspiration of the freedom struggle were made the concentrate in the constitutions of independent India that laid down the principle of universal adult franchise। फिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक नया प्रिंसिपल अलाउ किया, एक नया सिद्धांत बनाया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसमें सच दैट ऑल द अडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैज़ अ राइट टू वोट। जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है इसका मतलब ये है कि भारत में जितने भी सिटीज़न जो कि अडल्ट सिटीजन्स है उनके पास भी वोट देने का पूरा हक है।
So, what do you think the artist is trying to convey through the image of parliament on the previous page? So, जो previous page पर जो image थी उससे आर्टिस्ट क्या बताना चाहता है कि जो पार्लियामेंट की इमेज है उससे आर्टिस्ट का क्या कहना है. सो जल्दी से अपने व्यूज़ अपने अकॉर्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता. हियर इज अ पिक्चर. The above picture show a water reading the instruction on how to use an electric voting machine. यहाँ पर जो पिक्चर दे रखे उसमें जो वोटर है वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ करना है. EVM were used throughout the country for the first time in the 2004 general election. ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये पहली बार 2004 में यूज़ हुई थी. The use of EVM in 2004 saved the around 150,000 trees which would have been cut to produce around 800 tons of the paper for printing the ballot papers. तो ये जो EVM मशीन का जब से इन्वेंशन हुआ 2004 में जब से यूज़ आने लगी है उस टाइम से 1,50,000 जो ट्रीज़ है वो बच गए हैं कटने से, क्योंकि 1,50,000 जो ट्रीज़ से हम लोग 8 टन्स पेपर बनाते हैं जो कि बुलेट पेपर्स में काम आते हैं, वोटिंग में काम आते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है. So, give one reason why you think that there should be the universal adult franchisee. एक रीज़न बताएं कि आपको क्यों लगता है कि यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए. Do you think there would be the difference in the class monitor was selected by the teacher and elected by the student? क्या कोई डिफरेंस होता है क्लास मॉनिटर में जो कि एक टीचर डिसाइड करती है और जो बच्चे इलेक्ट करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जल्दी से बच्चों अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आपके स्कूल में कैसा होता है? आप लोग बच्चों के बीच में इलेक्शंस होते हैं या टीचर डायरेक्टली क्लास मॉनिटर को सिलेक्ट कर देती है? तो दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. People and their representatives. The take-off point for a democracy is an idea of concept such as the desire, approval, and the participation of people. It is the decision of people that create a democratic government and decide about its functioning. So, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव से क्या मतलब है? जो सिटीजन्स है तो डेमोक्रेसी है तो जिसमें सारे सिटीजन्स को राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वो किसी को भी वोट दे सकते हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स है. सो जो डिसीज़न है जिसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्रिएट किया और उसके फंक्शनिंग को बदला है, उन्होंने डिसाइड किया कि क्या फंक्शंस होने चाहिए. सो द बेसिक आइडिया इज़ अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज एन इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट एंड द प्रिंसिपल दैट द गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन. तो यहाँ का जो बेसिक आइडिया है मतलब फंडामेंटल जो आइडिया है वो ये है कि चाहे कोई इंडिविजुअल हो या तो फिर ग्रुप हो लोगों का, तो सभी लोग इक्वल माने जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आगे. एंड दैट इन द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक इंस्टीट्यूशन. तो गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है वो और पब्लिक इंस्टीट्यूशन में सभी लोगों को इक्वल माना जाएगा और सभी पे पूरा विश्वास किया जाएगा. How does the individual give the approval to the government? कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, कोई सिंगल पर्सन कैसे गवर्नमेंट को अप्रूवल दे सकता है? वन वे ऑफ डूइंग सो आज यू रीड थ्रू इलेक्शन. एक तरीका आप पढ़ चुके हैं वो है इलेक्शन के थ्रू. पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट. पहले लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट के लिए, फिर उन्हीं का जो ग्रुप है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. द पार्लियामेंट विच इज मेड अप ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड्स द गवर्नमेंट. जो पार्लियामेंट ये सारे रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनी है वो कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को गाइड करते हैं.
कि कैसे गवर्नमेंट चलेगी, क्या क्या न्यू अलग अलग चीज़ें लेकर आनी, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, क्या रूल्स बनाने, क्या रेगुलेशंस हैं. In this sense, people through their chosen representative form the government and also control it. तो इस सेंस में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चूजते हैं, फिर गवर्नमेंट बनाते हैं और कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट. So, this photo show the election staff using an elephant to carrying the polling material and EVM to the polling stations located in the different terrain. The above idea of representation has been an important theme in your class 6 and 7 social and the political life textbook. You are familiar with how representatives are chosen at different levels of government. आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चूज करते गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पे, यानी एट द लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल. Let us recall this idea by doing the following exercise. ये जो एक्सरसाइज दे रखी है ना, एक्सरसाइज को सॉल्व करके हमको कुछ आइडिया मिलेगा. सो यूज द टर्म कंसिस्टेंसी. हम टर्म यूज़ करेंगे कंसिस्टेंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन MLA इज एंड हाउ द पर्सन गेट इलेक्टेड. कंसिस्टेंसी और रिप्रेजेंट का टर्म को यूज़ करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि MLA कौन होते हैं और हम पर्सनस को कैसे इलेक्ट करते हैं. सेकेंड इज डिस्कस विथ योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा एंड द पार्लियामेंट लोकसभा. डिफरेंस बताना है कि विधानसभा और लोकसभा में क्या डिफरेंस है. तो जल्दी से मुझे इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. From the list below, identify the work of the state government and the central government. जो लिस्ट दे रखी है उसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट का रहता है और कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है. सो फर्स्ट ए है द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन द पीसफुल रिलेशन विद चाइना. सो चाइना के साथ एक बहुत शांति भरा रिलेशन निभाना किसका काम रहता है, ये किसका डिसीजन होता है. B. The decisions of the MP government to discontinue the board exam in the class 8 for all the school under this board. So जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि MP बोर्ड यानी कि जो क्लास 8 का जो बोर्ड है वो डिसकंटिन्यू करें, नहीं होना चाहिए, अब कंटिन्यू नहीं होगा, आगे तक नहीं चलेगा. C. तो ये किसका काम, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का. इंट्रोडक्शन of a new train connection between अजमेर एंड मैसूर. तो एक नई ट्रेन का कनेक्शन जो कि अजमेर से मैसूर का है, तो ये काम किसका है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी या स्टेट गवर्नमेंट. एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 1000 रुपीज़ नोट. 1000 रुपये का नया नोट बनने का काम किसका रहेगा. तो जल्दी से अपने अकॉर्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स कमेंट करके बताएं. अगर आपको आंसर्स नहीं आएंगे तो भी कमेंट करके बताना. आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो थ्रू विच आई कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विच यू रिक्वायर. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. fill in the blanks with the following words. First is universal adult franchisee, MLS, representative and directly. So, democratic government in our time usually refers to the representative democracies. In representative democracy, people do not participate यानी directly, but instead choose their representatives through an election process. The MLAs meet and make the decisions for the entire population. This day a government cannot call itself democratic unless it is what is known as universal adult franchise. This means that all citizens in the country are allowed to vote. So fill in the blanks के आंसर्स मैंने बता दिए हैं. Next is question number 5. You have read that most elected members, whether in the panchayat or in the Vidhan Sabha or in the parliament, are elected for a fixed period of 5 years. हम लोगों को पता है कि पंचायत में, विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट हो, उसमें 5 साल के लिए लोगों को इलेक्ट करते हैं हम.
Why do we have a system where the representative are elected for a fixed period and not for life? ऐसा क्यों है कि किसी भी सिस्टम में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी फिक्स्ड पीरियड के होते हैं, लाइफ टाइम के लिए क्यों नहीं होते हैं? जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. Next is, you have read that the people participate in the other way and not just through the election to express the approval and the disapproval of the actions of government. Can you describe 3 such ways with a small script? First picture is the Parliament of India, yani Sansad, is the supreme law-making institution. It has 2 houses. First is Rajya Sabha, which Rajya Sabha picture is shown on the second one, and second is the Lok Sabha. So Rajya Sabha, you have seen the picture of Rajya Sabha on picture number 2. Rajya Sabha yani Council of States with a total stand of 245 members is chaired by the Vice President of India. And third one is Lok Sabha, House of People, with a total membership of 545 is presided over by the Speaker. The role of Parliament. Parliament का क्या रोल है? Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principle of democracy. 1947 के बाद इंडियन पार्लियामेंट ने अपना एक एक्सप्रेशन छोड़ा जिसमें कि सभी लोग जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है. देयर आर द पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट. तो यहाँ पर लोग अपने डिसीजंस ले सकते हैं. द पार्लियामेंट इज आर सिस्टम हैज़ इम्पेंस द पावर बिकॉज इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. पार्लियामेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव अपने अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं. इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव. द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर. लोकसभा में इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं. The country is divided into numerous constituencies as shown in the figure on the page number 41. Each of these constituencies elect one person to the parliament. The candidate who contests the election usually belong to the different political party. जो कैंडिडेट ये लोग से इलेक्ट करते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं. So, with the help of the table below, let us understand this further. Result of the 16th Lok Sabha election, which held on May 2014. Here's a list of political party and the number of MPs. यानी members of parliament. MPs का full form होता है member of parliament. So, national party, भारतीय जनता पार्टी. Number of member of parliament is 282. Communist Party of India, CPI 1. Community Party of India, Marxist, CPM 9. Indian National Congress, INC 44. Nationalist Congress Party, NCP 6. States Party, Regional Parties, Aam Aadmi Party, AAP 4. All the Indian Anna Dravida Munnetra Kazhagam 37. All Indian Trinamool Congress 34. All India United Democratic Front 3. Biju Janata Dal BJD 20. Indian National Lok Dal INLA. Indian Union Muslim League IUML 2. Jammu and Kashmir People's Democratic Party 3. Janata Dal Secular is 2. Janata Dal United is also 2. Jharkhand Mukti Morcha GMM 2. Lok Jal Shakti Party 6. Rashtriya Janata Dal RJD 4. Samajwadi Party SP 5. Shiromani Akali Dal 4. Shiv Sena 18. Telangana Rashtra Samiti TRS 11. Telugu Desam TDP 16. Other Religions Party 7. Unregistered
अनऑर्गेनाइज पार्टी 16 और इंडिपेंडेंस इक्वल्स टू 3. सो द ग्रैंड टोटल हुआ है 543. Use the table alongside to answer the questions below. Who will form the government and why? गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है और क्यों? Who will be the present for the discussion in the लोकसभा? लोकसभा का जो डिस्कशन होता है वहाँ पर कौन लोग प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन वहाँ मौजूद रहता है? In this process similar to what you have read about in class 7th. ये जो प्रोसेस है वो सिमिलर जो हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा वाली प्रोसेस हो जो हम आज पढ़ रहे हैं वो क्या सेम है? The photograph on the page number 28 show the different result of third Lok Sabha election held in the 1962. Use the photograph to answer the following question. First question is, which state has the highest number of MPs यानी member of parliament in the Lok Sabha and why do you think this so? Which state has the least number of MPs in the Lok Sabha? Least यानी कम. Which political party has won the most seat in the states? उस स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीटें, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती है? विच पार्टी डू यू थिंक विल फॉर्म द गवर्नमेंट, गिव रीज़न वाई. कौन सी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी इसका रीज़न बताएं. सो हिज द रिजल्ट ऑफ द 15th लोकसभा इलेक्शन May 2009. पॉलिटिकल पार्टी Here also political party number of MPs. National Party, Bahujan Samaj Party 21, Bharatiya Janata Party 116, Communist Party of India 4, Communist Party of India, Marxist 16, Indian National Congress 206, National Congress Party 9, and Rashtriya Janata Dal is 4. State parties, regional parties. All India Anna DMK 9, All India Forward Bloc 2, All India Trinomal Congress 19, Biju Janata Dal is 14, Dravida Momantra Khajanagam 18, Jammu and Kashmir National Conference 3, Janata Dal Secular 3, Janata Dal United 20, Jharkhand Mukti Morcha 2, Muslim Rajya Kerala State Communities 2, Revolutionary Socialist Party 2, Samajwadi Party 23, Shri Ram Amani Akali Dal 4, Shiv Sena 11, Telangana Rashtra Samiti 2, Telkom Dikam 6, Other Religions Party 6, Unregistered Unorganized Parties 12, and the Independence is 9. Grand total is 543. So the above table give you the result of the 15th Lok Sabha held in 2009. In this election, the INC got a large number of seats, but they still not enough to emerge as a majority party in the Lok Sabha. It thus has formed a constellation, the United Alliance UPA and the other political party who has its allies. So once elected, this candidate become the member of parliament. This parliament together make up the parliament. Once election to the parliament has been taken, the parliament needs to perform the following function. First is to select the national government. So, Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. After the Lok Sabha election, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. For a political party to form the government, they must have the majority of elected MPs, such there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated numbers in the Lok Sabha. To have a majority of parties should have at least half the number, 272 more members or more. The opposition in the parliament is formed by the political party that opposes the majority party constellation formed. The largest among these parties is the opposition party. One of the most important functions of the Lok Sabha is to elect the executive. The executive, as you read in the chapter first, is a group of persons who work together to implement the law made by the parliament. This executive is often what we have in the mind when we use the term government. The Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha from the MPs who belongs to the party. The Prime Minister selects the ministers to work with the implement decision. This minister can change of the different area of the government functioning like health, education, finance, etc.
Oftentimes in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is form the government. Then they would join with a different political party who are interested in the similar concern to form what is known as a coalition government. The Rajya Sabha functioning the primarily as a representative of the state of India in the parliament. The Rajya Sabha can also initialize the legislative and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It therefore has an important role on reviewing and alternating the law initiated by the Lok Sabha. The members of the Rajya Sabha are elected by the elected member of the Legislative Assembly of the various states. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the President. The second one is to control, guide and inform the government. The parliament while the session began with the question hours. The question hour is an important mechanism through which the MPs can elect the information about the working of the government. This is one important way through which the parliament controls the executive. By asking the question, the government is altered to its shortcomings and also come to know the opinion of the people through their representative in the parliament, such as the MPs. Asking the questions of the parliament of the government is a crucial task for every member of parliament. The opposition party play a crucial role in the healthy functioning of a democracy. They highlight drawbacks in the various politics and the programs of the government and mobilize the popular support for their own political parties. The government gets the valuable feedback and it's kept on its toes and asks the questions by the MPs. In addition, in all the matters dealing with the finance, the parliament approval is crucial for the government. Parliament का approval बहुत ज़रूरी है government के लिए. This is one of the several ways in which the parliament control, guides and inform the government. The MPs as representative of the people, यानी member of parliament जो representative है लोगों का, have a central control in ruling, guiding and informing the parliament. That is a key aspect of the functioning of the Indian democracy. Lawmaking is a third is C is lawmaking. Lawmaking is a significant function of the parliament. We shall read more about in this next chapter. Lawmaking एक बहुत ही important topic है जो कि हम next chapter में पढ़ेंगे. So, who are the people in parliament? Parliament में कौन कौन रहता है? Parliament now has more and more people from the different background. आज के टाइम पर पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी रूरल मेंबर्स एज द मेंबर्स फ्रॉम द मैनी रिलीजन्स पार्टी. कुछ लोग तो रूलर्स भी है यानी गरीब गांव से है और कुछ अलग अलग रिलीजन पार्टी से है. ग्रुप एंड पीपल दैट वाज टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड एंड बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट. There has been an increase in the political participation from the Dalit and the backward classes. तो अब यहाँ पर दलित और backward classes से participation बढ़ गया है. Let us look at the following table that show the percentage of the population who voted in the Lok Sabha election in the different years. So Lok Sabha election year 1951-1952. Voter turnout high 61.16. Fourth Lok Sabha 1967 61% is 61.33. Fifth Lok Sabha election year is 1971. Voters turnout is 55.29 as well as ये डेटा आपको शो हो रहा है. द लास्ट लोक सभा है 16th लोक सभा इलेक्शन हेल्ड इन 2014. तो वोटर का टर्नआउट आया है 66.40%. So look at the table. Look at this table. Would you say that the people participation during the past 65 year increase, decrease or been stable after the initial increase? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर लोगों का परसेंटेज बढ़ा है, घटा है या स्टेबल ही है जितना था? So जल्दी से अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. It has been observed that the representative democracy cannot produce a perfect reflection of the society. This is the realization that we want the interest and the experience separate as it is important to ensure that the communities that have been historically margined to get the accurate representative.
With this in the mind, some seats are reserved in the parliament for ST and SC. Already ही parliament में सीट reserved होती है ST SCs के लिए. This has been done so that the MPs elect members of parliament elected from the constituency with the familiar with and can represent the Dalit and the Adivasi interest in the parliament. So similarly, it has been more strongly begun suggested that there should be the reservation of the seats for women. अभी कुछ सजेशन आया जिसमें कि वुमेंस के लिए भी सीट्स होनी चाहिए, वुमेंस का रिजर्वेशन भी होना चाहिए. The issue is still being debated. ये इशू अभी भी चल रहा है. 60 years ago, 1/4% of the MPs were the women and today is just about the 11%. 60 साल पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 1/4% ओनली 4% था. 4% वहाँ पर वुमेंस थी, लेकिन अब ये 11% वुमेंस है. दिस इज स्मॉल शेयर वेर वी कंसिडर द फैक्ट दैट द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वुमेंस. It is an issue of this kind that forces the country to ask a certain difficult and often unresolved question about whether or the democratic system is representative enough. The fact was that we can ask the question and where we are working towards the answer is a reflection of the strength and the fact that the people in the India has a democratic form of government. Here's a picture. The above picture show a few women members of the parliament. यहाँ पर पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स हैं जो कि वुमेन्स हैं. सो वाई डू यू थिंक देयर आर द फ्यू मेंबर्स इन द पार्लियामेंट? डिस्कस. आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि पार्लियामेंट में सिर्फ कुछ ही मेंबर्स वुमेन्स क्यों हुए? आपके अकॉर्डिंग वुमेन्स को पार्लियामेंट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आप लोगों के अकॉर्डिंग वुमेन्स का क्या परसेंटेज होना चाहिए? अब अगर इलेक्शन होंगे तो वुमेन को कितने % वोट मिलने चाहिए? सो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे इस चैप्टर में पूछे हैं, इस वीडियो में पूछे, तो प्लीज़ बच्चों मुझे कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से कमेंट करके बताएं. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी related to this chapter or this video, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.